हेलो दोस्तों, मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और हमेशा की तरह एक बार फिर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, यानी कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो समुच्चय हैं ये इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसके लिए हमें 6 चीजों को समझना है। एक सकल, निवल, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ सकल और निवल, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सकल वास्तविक मूल्य है और निवल उसमें से जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटा के निकलता है। इसके बाद यहाँ पर है घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद का मतलब है देश की सीमाओं में होने वाला उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद यानी देश के लोगों द्वारा होने वाला उत्पाद। बाजार कीमत यानी वस्तु की जो कीमत बाजार में होती है, जिस कीमत पर उसका लेन देन होता है उसे बाजार कीमत कहते हैं। साधन कीमत यानी किसी वस्तु की एक इकाई को तैयार करने में जितने भी साधन लगते हैं उनका जो मूल्य होता है उसको उस वस्तु की साधन कीमत कहते हैं। तो ये शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन था इन 6 चीजों का, और इन चीजों से हमारे 8 समुच्चय बन सकते हैं। 8 तरीके के एग्रीगेट्स हम तैयार कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 है हमारा। हम यहाँ से शुरू करें अगर सकल से, तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। दूसरा फिर से सकल घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर। तीसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। फिर से सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन कीमत पर। 4 हो गए। इसी प्रकार से 4 मूल्य निवल के भी निकाल सकते हैं। निवल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, निवल घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद साधन कीमत पर। इस प्रकार से कुल 8 हमारे एग्रीगेट्स हो गए, जिनको एक एक कर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला समुच्चय लेते हैं जिसका नाम है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने इसे लिखा है जीडीपी एमपी। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सूत्रों में जो है यही जीडीपी एमपी इस तरह शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है, देखिए एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष जो हम आमतौर पर मानते हैं जनवरी से दिसंबर, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो हमारा पहले वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष की 31 मार्च तक माना जाता है। तो जितने भी वित्तीय कैलकुलेशंस होती हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी की सारी इसी ड्यूरेशन में कैलकुलेट होंगी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर, दूसरी शर्त यहां पर यह सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। एक एक शब्द को आप ध्यान से देखिए, हर शब्द के एक अर्थ है। अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा मतलब हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हर कंट्री की बाउंड्री होती है, तो उस देश की सीमा के अंदर है, भले एक उत्पादन कोई भी कर रहा हो, इससे हमारा मतलब नहीं है, तो उसके भीतर जितना भी अंतिम वस्तु यहाँ पर हमने लिया है उनका और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उन सबको ये बाजार मूल्य को जोड़ देंगे तो उसे जीडीपी एमपी कहेंगे। कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें मूल्य ह्रास शामिल है, हमने घटाया नहीं है, मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये हम लोग शायद पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु वो है जिसका हमने प्रयोग दूसरी वस्तु को तैयार करने में कर लिया है, और अंतिम वस्तु वो है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए किताबों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया ब्रेड और गेहूं का। अगर हम गेहूं लेते हैं और गेहूं से ब्रेड बना देते हैं तो गेहूं हो गया मध्यवर्ती वस्तु और ब्रेड हो गया अंतिम वस्तु।
और जब हम ब्रेड के मूल्य को की गणना करेंगे तो उसमें गेहूं यानी मध्यवर्ती वस्तु की गणना अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम वस्त्र की बात कर रहे हैं तो उस वस्त्र में जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं थी, कपास, धागा, ये सब उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग, और अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे एक वीडियो, अगले वीडियो में और ज्यादा क्लियर करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं वो हैं जिनका प्रयोग अगली वस्तु के उत्पादन में कर लिया गया। जैसे कपड़ा बनाने के लिए हमने कपास को पहले धागा बनाया, फिर धागे से कपड़ा बनाया, तो कपड़ा अंतिम वस्तु है और धागा और रुई मध्यवर्ती वस्तु है। फिर यहाँ पर एक और शर्त लिखी हुई है कि बाजार में वर्तमान में चल रही कीमतों की ही गणना की जाएगी। ये जो कीमत होगी ये वर्तमान कीमत यानी चालू वर्ष की कीमत ही इसमें गणना करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला समुच्चय जीडीपी। आइए अब देखते हैं दूसरा समुच्चय क्या है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, और इसको हम कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हमने शॉर्ट में नाम दे दिया जीडीपी एफसी। ठीक है, जीडीपी वही है और उसके साधन लागत के लिए आ गया फैक्टर कॉस्ट। परिभाषा लगभग वही है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष वही चीज है, देश की सीमाओं के भीतर ये भी वही चीज है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं की साधन लागत। देख रहे हैं, जो आधार लिया है हमने वो बदल लिया। पिछली बार हमने लिया था वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य, यहां पर उन्हीं वस्तुओं और उन्हीं सेवाओं की गणना हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम ले रहे हैं साधन लागत को। ठीक है, तो साधन लागत को ध्यान में रखना है। तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसकी साधन लागतों के योग को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आसान है, समझ में आ रहा होगा आप सभी के। इसमें भी मूल्यह्रास शामिल होता है। मूल्यह्रास अभी हम आगे इसको और समझेंगे, तो फिलहाल ये समझिए कि मूल्यह्रास इसमें शामिल हो रहा है। मध्यवर्ती वस्तुओं को यहां पर भी हमने नहीं लिया, यहां पर जो भी गणना हो रही है वो अंतिम वस्तुओं की ही हो रही है। और यहाँ पर साधन लागत शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये साधन लागत का मतलब है जितने भी साधन होते हैं। आपको पता है कि मुख्य तौर पे या मेन जो है उत्पादन के 4 साधन माने गए हैं। लगान, श्रम, ये तो पारितोषिक, 4 साधन माने गए हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 उद्यम। ठीक है, जो पहला साधन है भूमि, उसका है लगान, और ये जो श्रम है, श्रम की जगह यहां पर होना चाहिए, आप सब लोगों को पता ही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, श्रम की जो प्रतिफल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मजदूरी या पारिश्रमिक। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे मजदूरी, क्योंकि श्रम तो साधन है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर आ रही है तो इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो लागत है वो मजदूरी है, और तीसरी लागत जो हमने पूंजी लगाई थी उसके लिए हमने दिया है ब्याज, और जो उद्यम है उसको मिला है लाभ। तो ये चारों चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, सबसे पहले वीडियो में हमने बात करी थी। तो यही जो साधन लागत है उनकी गणना यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा समुच्चय, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब हम देख रहे हैं तीसरा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी। पिछली बार आपने पढ़ा था जीडीपी, अब हो गया जीएनपी, घरेलू की जगह आ गया राष्ट्रीय। ठीक है, ये चीज बदल रही है। तो क्या अंतर आया यहाँ पर, समुच्चय में क्या परिवर्तन हुआ है। एक वित्तीय वर्ष, सारी जो गणनाएं हो रही हैं वो आप याद रखिए कि वो सब वित्तीय वर्ष की ही, एक वित्तीय वर्ष की ही हो रही हैं। तो ये आपको हमेशा हर उसमें परिभाषा में मेंशन करना है। अब यहाँ पर पिछली बार हम पढ़ रहे थे देश की सीमा, अब हम पढ़ रहे हैं देश के निवासियों द्वारा। ये यहाँ पर मुख्य परिवर्तन हो गया। देश के भीतर या शेष विश्व में, देश के, पिछली बार हमने बात करी देश की सीमा की,
तो देश के भीतर की बात हो रही है। अब देश के निवासियों की बात हो रही है, तो ये जो देश के निवासी हैं ये देश के भीतर भी हो सकते हैं और देश के बाहर यानी विश्व में, शेष विश्व में भी हो सकते हैं। हमारे देश को छोड़ के आपने देखा बहुत सारे लोग हमारे देश के नागरिक हैं और वो दूसरे देशों में जाकर के वहां पर रोजगार कर रहे हैं या कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, तो यहां पर उनका उत्पादन भी हमारे में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये गणना यहां पर हो रही है। तो बाकी चीजें वही हैं कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। थोड़ा जो रह गया कंफ्यूजन वो यहां से क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हमने जीडीपी पिछली बार पढ़ा था, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, जीडीपी एमपी। उसी जीडीपी एमपी में हमने क्या करा है कि हमारे देश के जो लोग अपने ही देश में विदेशों से अर्जित आय, जो लोग हमारे देश के और हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं उनका उत्पादन तो यहां हमने इस वाले में जीडीपी एमपी में जोड़ दिया। लेकिन हमारे देश के अतिरिक्त जो हमारे निवासी दूसरे देशों में आय अर्जित कर रहे हैं उसको हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और ऐसा भी है कि हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश के निवासी हैं लेकिन उत्पादन हमारे देश में कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, तो उनको यहां पर हमने माइनस कर दिया, इसमें से घटा दिया, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस है जीडीपी में। जीडीपी में हमने प्लस किया है कि हमारे देश के निवासियों द्वारा जो दूसरे देशों में आय प्राप्त की जाती है वो प्लस हो गया, और दूसरे देश के निवासियों द्वारा हमारे देश में जो आय अर्जित की गई है वो इसमें से माइनस हो गया। तो इस प्रकार ज्ञात हो जाता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सारी गणना क्योंकि गणनाएं किस पे हो रही, बाजार मूल्य पे हो रही है, तो इसलिए ये जीएनपी एमपी है। अगला समुच्चय देखें, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो बिल्कुल जैसे हमने जीडीपी देखा तो वही चीज यहां पर भी आ गई, क्योंकि अब साधन लागत आ गया है तो अब जीएनपी के साथ क्या जुड़ गया, फैक्टर कॉस्ट आ गई है। ठीक है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ जो गणना होगी वो किस पर होगी, वो साधन लागत पर होगी। ये देखिए साधन लागत यहां पर लिखा हुआ है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा देश के भीतर या शेष विश्व में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की साधन लागत को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो गणना साधन लागत की होगी तो जीएनपी साधन लागत पर ही निकलेगी। तो पिछली बार हमने जीडीपी एमपी से निकाला था, अब की बार हम निकालेंगे जीडीपी एफसी से। ठीक है, बाकी का जो भाग है ये शेष फॉर्मूला ये सेम है वही, कि देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित साधन लागत प्लस हो गई और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित साधन लागत माइनस हो गई। ठीक है, तो जीडीपी जीएनपी में सिर्फ अंतर देश की सीमा और नागरिकों का। अगर हम बात करेंगे देश की सीमा की तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल। अगला देखते हैं, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा का सारा क्या था, सकल था, और ये आ गया अब निवल। ठीक है, अब सकल निवल में क्या अंतर है वो यहां पर आएगा। देखिए वही चीज है, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, निवल की जगह आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यहां पर देख लीजिए फिर वही चीज आ रही है, एक वित्तीय वर्ष, ये तो हमेशा होना ही होना है। डोमेस्टिक बात हो रही तो देश की सीमाओं के भीतर की बात होगी, और उत्पादन की बात हो रही है तो समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात होगी। मार्केट प्राइस, अगर बाजार कीमत पर बात हो रही है तो बाजार मूल्य की बात होगी। लेकिन अंतर क्या आ गया, यहां पर हमने मूल्यह्रास को घटाना है। पिछली बार जब हमने सकल घरेलू उत्पाद की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें मूल्यह्रास शामिल है। अब यहां पर मूल्यह्रास शामिल नहीं है तो उसे हमने घटा दिया। ये जो हमने पिछली बार जीडीपी एमपी निकला था इसमें मूल्यह्रास था, अब जो है इसमें से हमने ये मूल्यह्रास घटा दिया। डी क्या है, डी हमारा है
डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। तो अगर जीडीपी एमपी में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमारा एनडीपी मार्केट प्राइस निकल जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर शब्दों में भी लिखी है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो हर बार की चीज है, इससे आपको ध्यान में रखना है किसी भी गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं की अगर हम गणना कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी गणना गलत हो जाएगी। इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना है, कभी भी नहीं। और बाजार में चल रही कीमतों की गणना होती है, ये नेचुरल बात है क्योंकि हम बाजार कीमत की बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान की कीमत है उसी में हम जीडीपी निकालेंगे। ठीक है, तो यह था बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी एमपी। अब अगला समुच्चय देखते हैं, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी एफसी। अब यहां पर देखिए साधन लागत है, निवल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, बस साधन लागत की वजह से यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और ये एनडीपी एफसी हो गया, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पर क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ हमारी जो गणना का आधार था वो बदल गया। बाजार कीमत की जगह हमने क्या लेना है? साधन लागत। तो देखिए क्या परिभाषा बनी, एक वित्तीय वर्ष वही है, देश की सीमाओं के भीतर वही है, समस्त अंतिम उत्पाद वस्तु सेवाएं बिल्कुल वही है, मूल्य ह्रास भी घट रहा है, लेकिन सारी गणना किस पर हो रही है? साधन लागत पर। साधन लागत पर अगर हम गणना करेंगे तो जो एनडीपी निकलेगा उसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की गणना हम करेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से, और इसमें से ये हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, है ना। तो डेप्रिसिएशन घटाते ही एनडीपी एफसी निकल जाएगा। एक तो एनडीपी एफसी की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है जो हमने पहले भी, इससे पहले भी पढ़ा था, और उससे हम गणना कर सकते हैं। यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मूल्य ह्रास, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में से आपको दो चीज दी है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक नई चीज यहां पर आ रही है। अब पिछली बार हमने जो है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की जगह अभी हमने थोड़ी देर पहले एनडीपी मार्केट प्राइस पढ़ा था, है ना। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इससे भी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल सकता है। कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर घटा देना। ठीक है, और उसमें से जो सब्सिडी है वो जोड़ देनी है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर उसमें से घटा देना है और उपदान जोड़ देना। होता क्या है, यही अंतर होता है साधन लागत और बाजार कीमत का। जो अंतर है वो यही दो चीजें होती हैं। कैसे होती हैं? आपने देखा है कि बाजार में जो चीज तैयार होती है वो पहले साधन लागत पर होती है, लेकिन बाजार कीमत इसीलिए बदल जाती है क्योंकि उसमें टैक्स जुड़ जाता है या फिर सब्सिडी की वजह से उसका कीमत कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज द रीजन द डिफरेंस ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। चलिए, और ये तो हमेशा की बात है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना है। तो ये था हमारा साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अगला देख रहे हैं, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत आ गई, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहां पर भी वही चीजें हैं। देखिए, एक वित्तीय वर्ष ये हमेशा लिखना है क्योंकि ये राष्ट्रीय उत्पाद है, इसलिए यहां पर किसको लिखना है? देश के निवासियों द्वारा देश के भीतर या शेष विश्व में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में। अब यहाँ पर क्योंकि बाजार मूल्य है तो बाजार मूल्य है, इसमें से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद उनका जो मूल्य कीमत बचेगी उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, एनएनपी यहाँ पर लिखा देखिए जीएनपी एमपी, इसमें हमने जो है डी को माइनस कर दिया मूल्य ह्रास को, तो एनएनपी एमपी निकल गया। ठीक है, यानी नेट और ग्रॉस यानी जो सकल और निवल का अंतर है वो केवल मूल्य ह्रास का है। मूल्य ह्रास क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मूल्य ह्रास का में है आपका टूट फूट, अप्रचलन, ठीक है, कोई हानि हो गई,
घिसावट। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक साइकिल मैं खरीद के लाता हूँ, 4,000 रुपए की मैंने खरीदी, तो उसका मूल्य मैंने क्या दिया, 4,000 रुपया। ये क्या था, बाजार मूल्य था। ठीक है, और ये जो 4,000 बाजार मूल्य है, इस 4,000 बाजार मूल्य का क्या होगा, धीरे धीरे ये मूल्य घटने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मेरी साइकिल का, वैसे वैसे उसका मूल्य घटता जाएगा। क्यों घट रहा है उसका मूल्य, 4,000 से घट के 3,000, 2,500, 2,000 क्यों घट रहा है? क्योंकि उसमें घिसावट होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, उसका रंग खराब हो रहा है, उसके पुर्जे खराब हो रहे हैं, उसके जो चमक है वो खत्म होती जा रही है, उसकी सो खत्म होती जा रही है। दूसरा, उसमें टूट फूट हो रही है, कभी उसका कहीं टक्कर लग गई, खरोंच आ गई, कहीं कुछ टूट गया, कभी मडगार्ड टूट गया, कभी सीट फट गई, है ना, कुछ बेरिंग टूट गया, तो टूट फूट हो रहा। अप्रचलन का मतलब है कि वस्तु का प्रयोग में न आ पाना, है ना, किसी वजह से उसमें ऐसी कोई कमी आ जाती है कि वो चलने लायक नहीं रहता है। और अन्य हानि है, किसी और वजह से कोई लॉस उसमें हो रहा है ना, अचानक दुर्घटना हो गई, टायर पिचक गया या कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उस साइकिल का मूल्य घटने लगता है। और जो घट रहा है, जो कमी मूल्य में आ रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डी, यानी कि डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। चलिए, एक और चीज आपने सीख ली साथ में। तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं आज के आखिरी समुच्चय पर, 8वें समुच्चय पर, जो है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एफसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष की बात यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पाद है, इसलिए इसमें सिर्फ देश के निवासियों की बात होगी, चाहे वो हमारे देश के भीतर उत्पादन कर रहे हैं, चाहे शेष विश्व में। इन शब्दों को समझना, शब्द समझेंगे तो आपको परिभाषा आसान लगेगी, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे शब्दों की मीनिंग समझाई थी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का तो उत्पादन की गणना हो ही रही है, और गणना का आधार क्या है हमारा, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, जो साधन उसमें लगे हैं, और साथ ही साथ हमने इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया है। तो अब उनका जो योग होगा, उनकी साधन लागत पर जो कीमत बन रही होगी, उनका जो योग होगा, उसको कहेंगे हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पीछे जो दो सूत्र पढ़े थे, उसी तरीके के सूत्र हैं। पहला सूत्र है एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी माइनस डी। ग्रॉस में से हम डी माइनस कर देंगे, हमारा नेट निकल जाएगा, निवल निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एनएनपीएमपी में से, ये जो एनएनपीएमपी है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, कोई इनडायरेक्ट टैक्स आपको याद होगा, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आप बिक्री कर देते हैं, है ना, अब जीएसटी लगने लगा, तो जीएसटी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हर चीज पे जीएसटी लग रही है, तो साधन लागत के बाद प्लस जीएसटी होगी, तो उसे माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा इसमें ऐड करनी है सब्सिडी। सब्सिडी जैसे आप गैस सिलेंडर हर व्यक्ति लेता है, हर घर में गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर की मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन आपको बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपके खाते में कुछ रुपए आ जाते हैं, तो वो हो गया सब्सिडी। ठीक है, अब ये नया सिस्टम आ गया कि सब्सिडी आपको परचेजिंग के टाइम पे ना मिल करके गवर्नमेंट आपकी जितनी भी सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में, जो आपका लिंक्ड अकाउंट है, उस पर ट्रांसफर कर रही है। तो ये क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है ना। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल और भी आप दिमाग दौड़ाइए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इनके मिल जाएंगे। तो अब हमारा क्या प्राप्त हो गया है, हमें मिल गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ये जो हमारा मेन चैप्टर है राष्ट्रीय आय, इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो ये कुछ समुच्चय थे, कुछ और हैं जो मैं अभी आपको दूसरे भाग में दूंगा। थोड़ा सा वो इस लीक से हटके था, इसलिए यहां तक के मैंने एक जैसे मिलते जुलते आपको 8 समुच्चय बता दिए हैं। बाकी के समुच्चय मैं आपको फिर बताता हूं। और आज के लिए इतना ही।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझदार लगा, कुछ आपको चीज़ें ऐसी लगी हैं जो आपने नई सीखी हैं मेरे इस वीडियो को देख करके, तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है, तो याद रखिएगा। और इसके शेष भाग लेके बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगा। तो ठीक है, इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का हम सब मिल करके। तब तक के लिए नमस्कार।